स्वागत दोस्तों आपके चैनल पर। दिल्ली के चुनाव समेत किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने बहुत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी मात्र कुछ ही दिनों में दिल्ली के पलटने वाले हैं। समीकरण दोस्तों बताएंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसी के साथ में किसानों के आंदोलन में आया है नया मोड़, बताएंगे फिर से किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। दोस्तों कितने किसानों के द्वारा कूच किया जाएगा। और इसी के साथ में देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विवाद को रोकने वाले कानून के खिलाफ चल रही सुनवाई में कूदे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, बताएंगे कौन कौन सा तर्क दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गिरिराज सिंह के बयान के विरोध में किया है काम। क्या गिरिराज सिंह और टीडीपी के नेताओं के बीच में है आपसी फूट, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 1972 से भी पुराने समय के नेता को आज लगने वाला है जोरदार झटका, बताएंगे होने वाली है एक बड़ी सजा, मिल चुके हैं पुख्ता सबूत, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अब हिंदुत्ववादी संगठन करनी सेना के द्वारा विवादित बयान दिया गया है, बताएंगे किस तरीके का पूरा मामला है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और दिल्ली के लोग इंडिया के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दिल्ली दिखाएगा देश को दिशा लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और जय जवान जय किसान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के 5 तारीख को मतदान और उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आने से पहले आज नामांकन का अंतिम दिन है दोस्तों। 17 तारीख यानी आज नॉमिनेशन भरने की अंतिम तारीख है। आज जो भी नेता नॉमिनेशन चाहेंगे भर सकेंगे, इसके बाद उनका नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा। यानी आज ये तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं बनेगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का फैसला ले लिया है। सीधे राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने प्लान तैयार किया था कि राहुल गांधी जगह जगह जाकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अब पार्टी ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी ना तो रोड शो करेंगे ना कोई रैली करेंगे, बल्कि सीधा पदयात्रा करेंगे। पार्टी ने 15 से 18 सीटों को चिन्हित कर लिया है जहां से कांग्रेस पार्टी के नेता पदयात्रा निकालने वाले हैं, यानी पैदल मार्च करेंगे दोस्तों। और पैदल मार्च के कारण पार्टी के कार्यकर्ता एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों से एकजुट होते नजर आएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में 15 से 18 सीटों पर बाउंस बैक करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय बन चुका है तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों ने 111 से ज्यादा की संख्या में अनशन करना शुरू कर दिया है, जिससे के कारण दिल्ली से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय तक हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। और इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने साफ शब्दों में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 101 किसानों का एक समूह अब 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर बिंदु से दिल्ली की ओर कूच करेगा। इससे पहले दिसंबर में भी 2 बार दिल्ली कूच करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया था। लेकिन अब किसानों का एक और समूह दिल्ली जाने का प्रयास करेगा दोस्तों। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं की ओर से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जब तक हक नहीं मिलेगा संघर्ष बदस्तूर जारी रहेगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके कारण देश भर के अंदर नए नए विवादों को उपजाया जा रहा है दोस्तों। हर दूसरी तीसरी जगह जाकर धार्मिक स्थान खोजे जा रहे हैं, सर्वे करवाया जा रहा है, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मजबूत करना जरूरी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कई सारे लोग इस एक्ट को हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर ये कानून हट जाता है दोस्तों तो देश में फिर नए नए विवादों को उपजाया जाएगा। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने सीधे मामले को अपने ऊपर लिया है। पार्टी के बड़े नेता पहुंच गए हैं सीधा कोर्ट। कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में अपना अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, जिसमें 1991 में संसद में कानून जब पास हुआ था तब कांग्रेस पार्टी और जनता दल की गठबंधन की सरकार थी। इसीलिए उस समय के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पूरे कानून के बारे में पूछा जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी खुद से इस पूरे मामले पर घुसी है दोस्तों। और याचिका में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की बातें भी लेने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस एक्ट के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, यानी 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। इस कानून में साफ तौर पर लिखा है दोस्तों। लेकिन कई जगह नए नए तरीके से धार्मिक स्थल खोजे जा रहे हैं, जो साफ तौर पर इस कानून का उल्लंघन है। हालांकि कानून को कई तरीके से कमजोर करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन देखते हैं कोर्ट में जब डिबेट चलेगा दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपना पक्ष रखेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एंट्री मार ली है, अच्छी बात है कि अब वो डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह और तमाम बड़े नेता कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर मोदी सरकार को कानून बनाने के लिए भी भाजपा के लोग दबाव डालते रहते हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार के 2 बैसाखियों में से एक टीडीपी के नेता ने फैसला लिया है कि राज्य के अंदर अगर किसी व्यक्ति के 2 से कम बच्चे होंगे तो उसको निकाय का चुनाव यानी म्युनिसिपैलिटी और लोकल इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। यानी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू की सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है ये गिरती जनसंख्या को लेकर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए। अगर आप भी मानते हैं कि गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जो जनसंख्या नियंत्रण की बातें करते हैं, उनका असली लक्ष्य ये नहीं होता कि जनसंख्या नियंत्रण करवाया जाए, बल्कि कहीं ना कहीं समाज के लोगों को टारगेट करने की कोशिश होती है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कौन से समाज के लोगों को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक ने नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेने संन्यास लेने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि अब कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार का समय आ चुका है, उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब बिहार की जनता को किसी और को कुर्सी सौंपनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बल्कि 1980 से भी पुराने संघ के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बनने से पहले आरएसएस में हुआ करते थे, बीएस येदियुरप्पा, जो कई बार कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। उनके ऊपर अब 12 साल की एक बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। इस पूरे मामले पर अब जो वीडियो सामने आया था दोस्तों, इस वीडियो पर एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई
गई है, यानी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया गया है कि जो वीडियो है और उसके अंदर जो ऑडियो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा का ही है, यानी 12 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो गुजरात के एक लैब में भेजा गया था ताकि ये जांच पड़ताल किया जा सके कि वीडियो सही है या फिर एडिटेड वीडियो है। जिसके बाद अब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है, साफ तौर पर बीएस येदियुरप्पा का ही ये वीडियो है, उन्हीं का ऑडियो है। तो अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है दोस्तों। एक तरीके से कर्नाटक की राजनीति में जबरदस्त तरीके का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बीएस येदियुरप्पा को आज कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी और आज ही अरेस्ट किया जा सकता है। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र के करनी सेना के प्रमुख अजय सिंह सेंगर ने विवादित बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के इस्लामीकरण को लेकर सैफ अली खान पर हमला हो सकता है, यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। सवाल यह है कि करनी सेना के प्रमुख ने ये जो बयान दिया है, क्या वो किसी और संकेत देना चाहते हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन है जो बॉलीवुड को निशाने पर लेते रहते हैं दोस्तों, बॉलीवुड के काम करने के तरीकों से नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी नाम नहीं बताया गया है जिस व्यक्ति को इस पूरे मामले में अपराधी माना गया है दोस्तों। उसका एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा, ये करनी सेना के नेता के द्वारा जो बयान दिया गया, इससे आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? साथ साथ दोस्तों, क्या किसानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा उल्लंघन के मामले में 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा उल्लंघन के मामले में 3 साल पुराने मामले में 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में दौरा होने वाला था। सुरक्षा का उल्लंघन हुआ था। 25 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इसमें भारतीय किसान यूनियन और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन के 25 सदस्य शामिल है। सुरक्षा उल्लंघन के एक दिन के बाद 6 जनवरी 2022 को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 283 के तहत मामला दर्ज किया गया था दोस्तों। जांच के बाद आईपीसी की धारा 307, 353 जैसे गंभीर मामले के तहत भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट एफआईआर में 26 लोगों के नाम थे। इसमें एक आरोपी की मौत पहले हो चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों, किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है 25 किसानों के खिलाफ, क्या किसान मोर्चा के लोग इसको सही मानेंगे या फिर भाजपा सरकार पर जोरदार तरीके से दबाव बनाया जाएगा? जो भी अपडेट से जुड़ी आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी नेता रमेश बिधूड़ी बार बार कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं दोस्तों। उनके बयान पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो गाली गलौज करते रहते हैं। तो इससे अब रमेश बिधूड़ी इतने ज्यादा ऑफेंडेड है, भड़क गए हैं कि कह रहे हैं कि केजरीवाल मुझे अकेले कमरे में मिले तो मैं फिर बताऊंगा कि असली गालियां किसको कहते हैं। अब उनके इस बयान को एक धमकी के तौर पर देखा जाए दोस्तों या फिर सही माना जाए, आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताएगा। मनीष सिसोदिया ने जवाब देते हुए कहा कि रमेश बिधूड़ी जी की बौखलाहट बता रही है कि दिल्ली की जनता गाली गलौज पार्टी वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुकी है। इसी के साथ में पटना में राहुल गांधी का होने वाला है जोरदार तरीके का कार्यक्रम दोस्तों। जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पूरे पटना में बैनर पोस्टर पाट दिए गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को दर्द होने लगा है क्योंकि राहुल गांधी बिहार में संविधान की बातें करने लगे हैं, संविधान सुरक्षा की बातें करने लगे हैं। इसीलिए राहुल गांधी के पोस्टरों को जगह जगह फाड़कर हटाया गया। इस पर बिहार कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि पटना राहुल गांधी जी के कार्यक्रम की बिहार प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगाए गए बैनर को बिहार सरकार के द्वारा फाड़ा जा रहा है दोस्तों। आरएसएस की गोद में बैठी नीतीश सरकार राहुल गांधी के हाथ में संविधान के लिए फोटो लगे बैनर से ही डर गई है। बैनर तो हटा दोगे साहब, लेकिन जनता के दिल से कैसे हटाओगे? ये साफ सवाल बिहार कांग्रेस ने पूछा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मोए मोए कर दिया है दोस्तों। नीतीश पहले तो झारखंड के चुनाव में 6 सीटें मांग रहे थे, उनको मात्र 2 सीटें दी गई, जिसमें से केवल 1 सीट पर उनको जीत मिली है दोस्तों। दिल्ली के अंदर भी नीतीश की पार्टी 3 से 4 सीटें मांग रही थी, लेकिन उनको मात्र 1 सीट दी गई है और वो भी एक ऐसी सीट दी गई है दोस्तों जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की बुरारी सीट जनता दल यूनाइटेड को लड़ने के लिए दी है। इस सीट पर 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने ही चुनाव लड़ा था, तब उनको लगभग 88,000 वोटों के अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। आम आदमी पार्टी लगातार बुरारी की सीट 2013, 15, 20 से जीतती चली आ रही है, यानी लगभग 12 साल हो गए हैं जब आम आदमी पार्टी के पास ये सीट है और बड़े अंतर से हर बार जीतती आ रही है। जनता दल यूनाइटेड को कहने के लिए बीजेपी ने एक सीट दे भी दी है दोस्तों, लेकिन इतनी बुरी तरीके से पिछली बार चुनाव हारे थे कि अगर पूरी ताकत लगा देंगे और एकदम एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगी और वोट डिवाइड हो जाएंगे, सारे तिगड़म अगर लग भी जाएंगे तो भी जनता दल यूनाइटेड 10,000, 15,000 के अंतर से चुनाव हारी जाएगी दोस्तों। यानी ये बेस्ट केस सिनारियो है और वर्स्ट केस में तो कम से कम 50,000 के अंतर से जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर चुनाव हारेगी, इसमें कोई दोराई नहीं है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कहने के लिए सीट भी दे दिया है और हकीकत में ऐसी सीट दी है जिसमें जीतने की संभावना तो है ही नहीं। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनेवाला के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता ऋतुराज झा को लेकर विवादित बयान दिया गया था दोस्तों। उनके सरनेम पर विवादित टिप्पणी की गई। फिर भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज तिवारी सबके सामने प्रकट हुए और दावा करने लगे कि वो पूर्वांचली वोटरों का हित साधते हैं। और इसके बाद मनोज तिवारी दावा करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी शहजाद पूनावाला के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनको जरूर सजा सुनाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोस्तों। लेकिन इतने दिन बीत चुके हैं, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी की भी बीजेपी में अब सुनी नहीं जाती और दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग कर दिया गया है। इसमें कोई दोराई नहीं है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा, लेकिन बीजेपी के नेता के बयान से नुकसान तो जरूर होने वाला है। पूर्वांचली समाज के बीच में एक ऐसा मैसेज गया है जिससे उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वांचली समाज के लोगों के बारे में गाली गलौज करते हैं। इससे पहले महिलाओं के बारे में भी गाली गलौज करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है। साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी के काफी करीबी और राज्यसभा के सांसद राघव चड्डा आजकल प्रचार में नजर नहीं आ रहे दोस्तों। लोकसभा चुनाव में भी राजनीति के मैदान से गायब नजर आ रहे थे।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज्यसभा के सांसद होने के नाते वो आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते हैं? उनके सक्रियता नहीं होने के पीछे क्या बड़े कारण है दोस्तों, आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर चल रहे मामले की सुनवाई गुरुवार को टल गई दोस्तों। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत को रद्द करने की पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं, नई दिल्ली की कोर्ट ने 15 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने का फैसला लिया है दोस्तों। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर ऐसा लग रहा है कि जो मामले दर्ज करवाए गए थे काफी संघर्ष के बाद धीरे धीरे करके सारे मामले हटते चले जा रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ चुनाव आयोग ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। जो पॉलिटिकल पार्टी एआई का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार कर रही है, चुनावी कंटेंट बना रही है, उनसे कहा गया है कि आप लोग अगर एआई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बड़े बड़े एआई के लेवल होने चाहिए, यानी पता चलना चाहिए कि एआई वाला कंटेंट है, कोई ओरिजिनल नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े स्तर पर दिल्ली के चुनाव में एआई के टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और देश भर के चुनाव में भी एआई टूल का इस्तेमाल आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से फायदा पहुंचाने के लिए याचिका दाखिल की गई है दोस्तों। कोर्ट में याचिका डाली गई है और कहा गया है कि 20 जनवरी को कुलदीप सेंगर का जमानत अवधि खत्म होने जा रही है, इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी 24 जनवरी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन बताकर और बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। मेडिकल के आधार पर लगातार जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या कानून का गलत इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को जानबूझकर जमानत दिलवाई जा रही है? बार बार जेल से बाहर रखने के नए नए तरीके, मेडिकल रिपोर्ट के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव का नाम आपको याद होगा दोस्तों। एसके यादव के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, बुलाकर कोलिजियम में डाटा भी गया था, जो मीडिया में रिपोर्ट आई है। और इसके बाद अब एसके यादव फिर से एक ऐसे कार्यक्रम में नजर आने वाले हैं दोस्तों जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन और गोरख पीठ नाम का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय संगोष्ठी के नाम से एक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को बुलाया गया है, उनको मुख्य वक्ता रखा गया है, यानी उनका भाषण भी होगा दोस्तों। कुल मिलाकर इस तरीके के कार्यक्रम, खासकर जो हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यक्रम है, उसमें एक जज के जाने को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यह भारत के न्यायपालिका पर उठने वाले सवालों को जन्म नहीं देता है? कैसे भारत के न्यायालय की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े नहीं होते हैं? साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता को थाने ले जाकर 3 दरोगा, एक कांस्टेबल ने बुरी तरीके से पीटा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया दोस्तों। नगर के जूसी थाना में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पासी, यानी दलित समाज से आने वाले बीजेपी के नेता को बुरी तरीके से पीटा गया है दोस्तों। उनको 3 दरोगा और एक कांस्टेबल ने मिलकर पीटा है। ये गंभीर आरोप लगे हैं पूरे मामले पर। जब रिपोर्ट मीडिया में सामने आई है तब जाकर कार्रवाई की गई है और 3 दरोगा और एक कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। हालांकि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाना चाहिए, ये मांग की जा रही है। अखिलेश यादव भी न्याय की मांग करते हुए आए, बोले कहा प्रयागराज में झूसी में उत्तर प्रदेश के प्रभुत्ववादी पुलिस ने क्या केवल इसलिए एक व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा है क्योंकि उसका नाम मनोज पासी है? उत्तर प्रदेश में पीडीएस समाज का व्यक्ति हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्ववादी सोच का शिकार होगा, चाहे वो सत्ताधारी दल के साथ हो तब भी। पीडीए की यही पुकार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सारी पार्टियों की ओर से दलित समाज के लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों, क्योंकि अच्छी खासी आबादी मिल्कीपुर में पासी समाज के लोगों की है और पासी समाज के ही एक व्यक्ति को जो बीजेपी से जुड़ा था, इसके बावजूद उसको इस तरीके से पीटा गया है प्रयागराज के अंदर। तो सीधा और क्लियर मैसेज है मिल्कीपुर के पासी समाज के लोगों के लिए दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या इस तरीके के मामले के बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पासी समाज के लोग अपना आक्रोश दिखा सकते हैं और क्या चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से फिर वैसे ही रहेंगे जैसे 2022 में थे और उन लोगों को तगड़ा झटका लगेगा जिन्होंने मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतार रखा है? साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है दोस्तों। 27 जनवरी तक ये रोक बढ़ा दी गई है। बीजेपी नेत्री उदिता त्यागी ने जुबैर पर गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप था कि जुबैर ने यति नरसिंहानंद गिरी की वीडियो गलत तरीके से पोस्ट की है, इसलिए लोग भड़के हुए थे और उपद्रव मचाया गया है। हालांकि दोस्तों कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है उत्तर प्रदेश की सरकार। साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज चौधरी को चंद्रशेखर आजाद ने टिकट देकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है दोस्तों। हालांकि उनके प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा ये काफी चर्चा का विषय है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा और अगर समाजवादी पार्टी के बागी के अलग से चुनाव लड़ने का कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा तो जरूर इस सीट पर फिर से समाजवादी पार्टी बाउंस बैक कर सकती है। दोस्तों अखिलेश यादव ने 2 शब्दों में स्पष्ट कर दी है बात की कांग्रेस पार्टी से नहीं है कोई नाराजगी। दरअसल दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को खुलकर सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भांड मीडिया की ओर से रिपोर्ट फैलाया गया था कि इंडिया गठबंधन में आपस में फूट पड़ गई है, आपस में विवाद हो गया है। लेकिन जब अखिलेश यादव को एक खबर मिली, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इसलिए सपोर्ट किया है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में सरकार बना रखी है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है क्योंकि वो मजबूत है, इसीलिए दिल्ली में उनको खुलकर सपोर्ट कर दिया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव अगले स्टेटमेंट में साफ कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है। उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन जिस विचारधारा पर बनी है वो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाली विचारधारा, इसलिए जरूरी है कि हम लोग उसी को सपोर्ट करें जो लोग भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। और आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में मजबूत है तो ये फैसला ले लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि
कांग्रेस पार्टी का विरोध किया गया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों अखिलेश यादव ने एकदम सही बात कही है तो अपनी राय जोड़ लेकर बताएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मिल्कीपुर में लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए फायदा एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से लाकर एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां पर चंद्रभान पासवान को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर के नहीं है बल्कि बाहर से आए हुए व्यक्ति है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है दोस्तों, जिसके कारण यह बात स्पष्ट हो गई है कि समाजवादी पार्टी बाहरी वर्सेस मिल्कीपुर के लोगों का चुनाव बनाकर इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से घेरने वाली है और बीजेपी के पास कोई जवाब भी नहीं है कि बाहरी कैंडिडेट क्यों लेकर आया गया है। साथ साथ केजरीवाल ने एक वार्ड में प्रचार के लिए मुझे दिए 40 लाख रुपए का बिल, संदीप दीक्षित ने यह दावा किया है। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने उनका मुकाबला है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, ऐसा लगता है कि आप नई दिल्ली से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आप अपनी मां शीला दीक्षित के अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केजरीवाल को हराना जरूरी है। इसके बाद वो और भी कई सारे दावे करते हैं दोस्तों। और संदीप दीक्षित ने आगे में 2009 के लोकसभा चुनाव को लेकर बताया कि अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए काम किया था, लेकिन एक वार्ड का 40 लाख रुपए का बिल बना दिया था अरविंद केजरीवाल ने, जो उनको समझ में नहीं आया। कुल मिलाकर दोस्तों कई और बड़े दावे संदीप दीक्षित ने किए हैं। साथ साथ हत्या, अपहरण सहित कई गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे और फिलहाल जमानत पर चल रहे सिवान के कुख्यात खान ब्रदर्स को लोजपा रामविलास में शामिल होते ही एनडीए में घमासान मच गया। दोस्तों चिराग पासवान के इस फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई है। अयूब खान और उनके भाई रईस खान एक दिन पहले चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए, जिसे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्तियों को एनडीए गठबंधन में शामिल कराने पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि क्या लोजपा अपने नेता को अब सस्पेंड करेगी बीजेपी की वजह से, क्योंकि भाजपा को तो पसंद नहीं है। हालांकि घूमकर चिराग पासवान की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकती है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन पर आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे, सब पर वॉशिंग मशीन चलाकर सबको अपनी पार्टी में शामिल करवा ली, तब तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने कुछ नहीं कहा कि एनडीए गठबंधन ऐसे नेताओं को शामिल नहीं करवाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग खान ब्रदर्स के लोजपा में आने का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरों के ऊपर मोरालिटी थोपती है, यानी नैतिकता थोपती है, जब खुद की बात आती है तो बीजेपी वॉशिंग मशीन चलाकर दूसरों को साफ करके आराम से वॉशिंग मशीन बंद करके रख देती है। साथ साथ राजस्थान में टला पंचायत का चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भजनलाल सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। 17 जनवरी को 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है दोस्तों। इसके बाद चुनाव कराना मैंडेटरी है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। भजनलाल सरकार ने पंचायत चुनाव को टालने का फैसला लिया है। पूरे राजस्थान प्रदेश में एक साथ पंचायत का इलेक्शन कराने को लेकर यह फैसला लिया गया है। कुछ पंचायत ऐसी है जहां पर कार्यकाल 31 तारीख पहला महीना 2025 को समाप्त हो रहा था तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं सदस्य बने रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि जब सारे पंचायत के कार्यकाल खत्म हो जाएंगे तो सबको एक करके एक चुनाव हो जाएगा, वन स्टेट वन इलेक्शन हो जाएगा। हालांकि देखना यह है कि क्या वन स्टेट वन इलेक्शन बीजेपी राजस्थान में भी इंप्लीमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। साथ दोस्तों बिहार में काफी ड्रामे के बाद आखिरकार जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने अपना 15 दिन पुराना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने पटना में 6 जनवरी को गांधी मैदान में उनके पुलिस हिरासत को लेकर भी पुलिस प्रशासन के लोगों पर निशाना साधा है। दोस्तों दरअसल प्रशांत किशोर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए अनशन कर रहे थे, लेकिन 15 दिन में उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। सवाल यह है कि अगर उनकी बातें पूरी नहीं हुई तो फिर उन्होंने अनशन क्यों तोड़ा है। एक और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल है जो किसानों की मांग को लेकर लगातार 51 दिन से अनशन कर रहे हैं। वाकई किसानों के समाधान के लिए मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, लेकिन बीपीएससी के छात्रों की लड़ाई केवल 15 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने छोड़ दी है। इसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे अपनी पार्टी के नए कैंप कार्यालय में कि वो किसी भी अफसर को नहीं छोड़ेंगे, ये लोग तैयार रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि 6 जनवरी को जो हुआ उसके लिए सभी पदाधिकारियों पर क्रिमिनल केस दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार है कि वो नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करे तथा इसके तहत दर्ज केस को रद्द किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों आंदोलन के टाइम में 3 एफआईआर दर्ज किए गए थे, 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गेट पर लगी एंट्री की लाइन आजसू में सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि झारखंड के चुनाव खत्म होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ ज्यादातर लोग अपना रुख कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हालिया चुनाव में न सिर्फ वोट प्रतिशत में वृद्धि करने में कामयाबी पाई है, बल्कि पिछले चुनाव में वोट के मुकाबले सीटों में भी बढ़ोतरी करने में सफलता पाई है। दोस्तों आजसू पार्टी के कई और नेता धीरे धीरे करके अपनी पार्टी बदल रहे हैं। आजसू पार्टी के संस्थापकों में से एक स्वर्गीय कमल किशोर भक्त की पत्नी नीरू शांति भगत ने आजसू पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें लोहरदगा से चुनाव मैदान में उतारा था, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों पहले पूर्व उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। आने वाले दिनों के अंदर और भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी के कई और लोग पलटी मारेंगे। साथ साथ दोस्तों बसपा छोड़ कई नेता थामने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का दामन। मेरठ मंडल में बसपा को तगड़ा झटका उस वक्त लगा है जब कुछ दिन पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे थे और कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। बसपा में पश्चिम यूपी के बड़े चेहरे और दिग्गज नेता के साथ मेरठ जिले के बसपा के कई कद्दावर नेता का समाजवादी पार्टी से संपर्क है। दोस्तों पार्टी ज्वाइन करने के लिए बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि बसपा और रालोद के कुछ नेता नए
साल के पहले महीने में यानी इसी महीने में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिल सकती है। सपा में एंट्री की जमीन पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी की शादी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से हुई मुलाकात को माना जा रहा है दोस्तों। यानी मुलाकात के बाद अब पूरी तैयारी हो चुकी है। बसपा के कई नेता बैक करेंगे, समाजवादी पार्टी में लौटेंगे और कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके से सूबे में अपना संगठन मजबूत करती जा रही है। 2027 के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। साथ साथ अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली कहे आज का नहीं चाहिए डैश लिखकर बताइए दोस्तों क्या है पूरा नारा, ताकि सभी तक ये नारा पहुंचे। और दिल्ली के चुनाव में आपको क्या लगता है किस और हवा बह रही है और किस और हवा बहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।